तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके ये जो स्टैटिक जीके का 6वां क्लास होगा। हालांकि स्टैटिक जीके हमने बताया था कि स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और आगे मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से जो स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो जो है हर एग्ज़ाम में के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। और अक्सर बच्चे जो है स्टैटिक जीके को जो है उतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसके कारण से रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। और दोस्तों आज हम जो है स्टैटिक जीके का जो 6वां क्लास होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है तो कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने बताया जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। यानी ना प्लस होता है और ना माइनस होता है। यानी प्लस माइनस नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है एक जो है न्यूट्रॉन होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। हालांकि न्यूट्रॉन का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर तो है, जैसे कंडाकुलम हो गया, जो है बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, इस सारे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। लेकिन हमारे देश में जो है ऊर्जा नहीं है, यानी जो है ईंधन नहीं है। क्या नहीं है? ईंधन नहीं है। ईंधन नहीं है तो हम ईंधन कहाँ से मंगाते हैं? विदेशों से मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? विदेशों से, यानी बाहर से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं। जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, यूरेनियम हम बाहर से मंगाते हैं। थोरियम हो गया, हम बाहर से मंगाते हैं, थोरियम। और यूरेनियम का जो इस्तेमाल है, यूरेनियम का भी इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और यूरेनियम में 2 प्रकार के यूरेनियम होते हैं। यूरेनियम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है यूरेनियम जो है 200 यूरेनियम 232, और एक होता है यूरेनियम 235। इसमें जो है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बढ़िया होता है। यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 जो है यूरेनियम बहुत बढ़िया यूरेनियम होता है। इसका इस्तेमाल जो है बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यानी यूरेनियम का इस्तेमाल जो है बिजली बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो कंट्रोल रोड होता है, ये जो कंट्रोल रोड होता है वो किसका बना होता है? किस तत्व का बना होता है? तो वो बना होता है बोरॉन का बना होता है। बोरॉन का बना होता है, या फिर वो कैडमियम का बना होता है। बोरॉन का बना होगा या फिर कैडमियम धातु का बना होगा। बोरॉन या फिर जो है कैडमियम धातु का बना होता है। और बोरॉन या फिर कैडमियम धातु का बना होता है। एक होता है ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसको मारने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ब्लास्ट कर जाता है। यानी अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ये ब्लास्ट कर जाता है, और इससे भारी तबाही होती है। जैसे यूक्रेन में क्या हुआ था, यूक्रेन में जो अपना ही उसका जो बिजली घर था वो ब्लास्ट कर गया था। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना माना जाता है। इसलिए इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। यानी न्यूट्रॉन को मारने के लिए न्यूट्रॉन को मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को मारने के लिए D2O का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिटोरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। D2O यानी डिटोरियम ऑक्साइड, डिटोरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्या होता है? डिटोरियम ऑक्साइड क्या होता है? एक हेवी वाटर होता है। यानी क्या होता है? एक हेवी वाटर होता है। क्या होता है? हेवी वाटर होता है। हालांकि जो है हाइड्रोजन 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, और एक होता है डिटोरियम ऑक्साइड, जो हमने यहाँ पर बताया है डिटोरियम ऑक्साइड।
डिटोरियम ऑक्साइड होता है और एक होता है ट्रीटियम, एक होता है ट्रीटियम। ये हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रीटियम होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो है न्यूट्रॉन होता है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, और हम जो है न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है तो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे देश में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर तो है, जैसे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन हमारे देश में ईंधन नहीं है। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो हम कहाँ से मंगाते हैं? ये बाहर से मंगाते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और यूरेनियम में 2 प्रकार की यूरेनियम सबसे फेमस यूरेनियम, जैसे यूरेनियम 235 और यूरेनियम 232, जिसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो बेहतर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए यानी खत्म करने के लिए, मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है एक हेवी वाटर होता है। क्या होता है? एक हेवी वाटर होता है। और हाइड्रोजन हमने बताया कि 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एक होता है ट्रीटियम। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी हमारे शरीर में जो पेट होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे शरीर के जो पेट के अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे शरीर के पेट में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यही पेट में जब बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो इसी से क्या होता है? एसिडिटी बन जाती है, यानी गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिडिटी बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पेट में बढ़ जाता है तो इसे क्या हो जाता है? पेट में गैस बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो एसिडिटी बन जाती है, यानी गैस बन जाता है। इस गैस को खत्म करने के लिए हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या होता है? एक क्षार होता है। इनो जो होता है वो क्षार होता है, यानी बेस होता है। इनो क्या होता है? एक क्षार होता है, बेस होता है। और अम्ल और जो इनो होता है वो क्या होता है? एक क्षार होता है। और अम्ल और क्षार एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देते हैं। यानी जो क्षार होता है वो अम्ल और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को मारकर खत्म कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी इसे हिंदी में कहेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहेंगे। हमारे शरीर के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। जब ये बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे पेट के अंदर तो क्या बनता है? एसिडिटी बनती है, यानी गैस बन जाता है। तो इस गैस को खत्म करने के लिए हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या होता है? एक क्षार होता है, बेस होता है, क्षार होता है। और अम्ल और क्षार एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देते हैं। इसको हम उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जो है उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देते हैं। हालांकि जो तुलसी जी का पत्ता होता है, तुलसी मैया जिसको हम पूजते हैं, हिंदू धर्म में तो पेड़ से लेकर एनिमल्स तक की हर चीज़ की पूजा होती है। और हमारे धर्म में तो जो है प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक की पूजा होती है। और हमारे धर्म में अलग अलग देवताओं की अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे गॉड्स ऑफ नॉलेज, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बढ़ जाता है तो एसिडिटी यानी गैस बन जाता है। इस गैस को खत्म करने के लिए इनो पीते हैं। इनो जो होता है जो एक क्षार होता है, और अम्ल और क्षार एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण कहते हैं। और जो तुलसी जी का पत्ता होता है, यानी तुलसी जी का पत्ता होता है, वो भी क्या होता है? एक क्षार होता है। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, तो इससे क्या होता है? कभी कभी हार्ट अटैक आ सकता है। और जो है हार्ट अटैक आ सकता है। इससे कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH मान होता है, यानी इसका जो pH मान होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान होता है तो 1.3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH मान होता है वो 1.3 होता है। हालांकि जो है इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाती है हमारे पेट की कौन सी कोशिका बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कौन सी कोशिका बनाती है? तो बनाती है पैराइटल कोशिका या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका बनाती है। पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका बनाती है।
यानी इसे पैराइटल कोशिका बनाएगी या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका जो है इसको बनाती है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका बनाती है। हमारे शरीर में के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब बढ़ जाता है एसिडिटी बन जाती है। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए इनो पीते हैं, जो इनो क्षार होता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। हालांकि तुलसी जी का पत्ता होता है, अगर गैस बन जाए तो तुलसी का पत्ता खाएंगे तो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि जो है तुलसी का पत्ता क्या होता है? क्षार होता है। और जो है इससे हार्ट अटैक हो सकता है। और इसे कौन सी कोशिका बनाती है? तो हमारे शरीर की कौन सी कोशिका बनाती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को कौन सी कोशिका बनाती है? तो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका, ये दोनों कोशिका मिलकर इसको बनाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, जय स्तंभ कहाँ पर है? यानी जय स्तंभ कहाँ पर है? स्तंभ का मतलब होता है पिलर। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। जो प्राचीन कालों में जो लिखा जाता था, जिसे स्तंभ लेख कहा जाता था। गुफा के अंदर लिखा जाता था, उसे गुफा लेख कहा जाता था। अगर किसी दीवार पे लिखा जाता था तो उसे भित्ति लेख कहा जाता था। अगर किसी पत्थर को फोड़ कर लिखा जाता था तो उसे कहा जाता था शिलालेख कहा जाता था। और सबसे अधिक अकबर ने जो है स्तंभ जो है अभिलेख परंपरा की शुरुआत किए थे तो अशोक ने किया था। यानी अभिलेख जो परंपरा की शुरुआत किए थे तो अशोक ने किया था। अभिलेख परंपरा की किसने शुरुआत किया था? अशोक ने किया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जय स्तंभ कहाँ पर है? जय स्तंभ कहाँ पर है? तो जय स्तंभ है जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। तो जय स्तंभ कहाँ पर है? तो दोस्तों जय स्तंभ जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। इसके अलावा देखेंगे तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ जो है ये है कीर्ति स्तंभ है तो वह राजस्थान के जो है कीर्ति स्तंभ है तो राजस्थान में है। और इसके अलावा देखेंगे तो विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ ये दोनों जो है एक ही जगह पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जय स्तंभ कहाँ पर है? तो जय स्तंभ जो है वो इसका आंसर है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। और इसके अलावा देखेंगे तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? तो कीर्ति स्तंभ जो है राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ है वहां पर है। इसके अलावा देखेंगे तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ भी कहाँ है? तो विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ भी स्थित है। और इसके अलावा देखेंगे सबसे अधिक पॉपुलर है तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ। दोस्तों देखेंगे अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभ जो है वो है उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। ये जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया था? यानी अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया था? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसे जो राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। जो अशोक स्तंभ है उसमें 24 तिल्लियां हैं, 24 तिल्ली है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे धर्म चक्र कहा जाता है। और इसके अलावा देखेंगे तो जो है और इस अशोक स्तंभ पर जो है जो है 4 शेर होते हैं। लेकिन 4 जो है शेर होते हैं लेकिन हमें दिखते कितने हैं? 3 हैं। लगेगा आपको, देखने में लगेगा कि 3 हैं, लेकिन एक जो शेर होता है वो पीछे होता है। यानी एक शेर जो होता है अशोक स्तंभ पर वो पीछे की तरफ होता है। और हमारा जो नया संसद भवन बना है तो उसके ऊपर जो 16 मीटर का जो प्रतिमा रखा गया है तो वो रखा गया है अशोक स्तंभ का ही रखा गया है। अशोक स्तंभ दोस्तों जय स्तंभ कहाँ पर है? तो जय स्तंभ जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। और इसके अलावा कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसके अलावा देखेंगे अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है।
और जो है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इस अशोक स्तंभ में 24 तिल्ली है। कितनी तिल्ली है? 24 तिल्ली है, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक स्तंभ में जो है 4 जानवर का चित्र जो है उसमें है। 4 जानवर का चित्र है। पहला है बुल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, और एक बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, लायन है। और इसके अलावा जो है एक लोटस का चित्र होता है। इसमें लोटस का चित्र होता है। लोटस का जो है चित्र होता है। और इसमें कुछ लिखा गया है, नहीं, अशोक स्तंभ में कुछ लिखा गया है, जिसे लिखा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा गया है। लेकिन जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है, वो लिया गया है हमारे उपनिषद से, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। मंडोकोपनिषद, मंडोकोपनिषद से लिया गया है। हालांकि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो भारत में उपनिषद की संख्या जो है 108 है। यानी उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या याद रखिएगा 108 है। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। हालांकि वेद की संख्या कितनी है? वेद जो है 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का खोज किए थे होत्री, और सामवेद का खोज सामवेद को लिखे थे तो उद्गाथा, यजुर्वेद को लिखे थे तो अथर्वी, और जो है अथर्ववेद को लिखे थे तो वो लिखे थे ब्रह्मा। और इसके अलावा उपवेद भी है। उपवेद की जो आगे हम बताएंगे। लेकिन उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।